चलिए जी बच्चा लोग, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग बेहद आसान चैप्टर है बेटा। अगर हम बात करें थ्योरी के एंगल से, एक्चुअली ये चैप्टर सच में आसान है। इसमें दो तीन चीजों के बारे में ही हमको समझना है कि भैया मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, और एक और कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल कॉस्टिंग, पढ़ेंगे। बस इतना सही है इसके अंदर। और कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, कुछ चार्ट्स दे रखे हैं, वो अपन देख लेंगे। ऑल्दो मैंने वो प्रैक्टिकल करते दौरान कवर करवाया था, बट मैं फिर भी कवर करवाऊंगा कंसिडरिंग ये थियरी ओपन है, यूट्यूब पर है, तो कुछ बच्चों के पास मेरे एनक्रिप्टेड लेक्चर नहीं होंगे ऑफकोर्स। तो भैया बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसे समझने से पहले अपन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को समझते हैं। ट्रेडिशनल या फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जिसमें हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, वहां पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स लेते हैं। ठीक है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस और ओवरहेड्स लेते हैं। बेटा ओवरहेड्स के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, सब ओवरहेड्स ले लेते हैं। यानी कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम फुल कॉस्ट लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स भी ले लेते हैं, फुल फुल कॉस्ट ले लेते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी ले लेते हैं। पर मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है नहीं, प्रोडक्ट का वैल्यूएशन हम तो करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पे, मार्जिनल कॉस्ट पे। वो बोलता है फिक्स कॉस्ट को पीरियड रिलेटेड कॉस्ट की तरह समझ के राइट ऑफ कर देंगे। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? तो इनका कहना है कि भैया अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर दो प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको एडिशनल कॉस्ट कौन सी लग रही है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, फिक्स तो वैसे भी लगने ही वाली है। तो अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप वेरिएबल कॉस्ट पे लो। तो भैया अगर हम इसी तरीके से हर जगह मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करने लग गए तो बेटा जीवन में हम हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए रियलिटी में हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग यूज होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग तो सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाने वाला टूल है। बढ़े आगे बेटा। चल बेटा प्रसाद, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहां पर क्या किया जाता है बेटा, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी है, मतलब पूरी दुनिया इसी को फॉलो करती है। लेकिन अगर छोटे शॉर्ट टर्म के डिसीजन लेने तो सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग का हम लोग उपयोग करते हैं। बराबर है बेटा। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है, हम यहां पर फुल कॉस्ट लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइसिंग। बेटा इसको हम यूज करते हैं प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग मतलब थर्ड पार्टी को जब अपन बताते हैं। बेटा जब हमारा पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, क्या उसमें फिक्स कॉस्ट लिखते हैं? हम हमारी लिखते हैं फिक्स कॉस्ट, रेंट का खर्चा लिखते हैं, इंटरेस्ट का खर्चा लिखते हैं, सैलरी का खर्चा लिखते हैं। तो जब कभी आपको किसी को रिपोर्ट करना है, देना है, तो पूरी कॉस्ट बतानी पड़ेगी। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट चलता है। तो डिफरेंस क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलो या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, दिस इज फुल कॉस्टिंग। यार फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। ठीक है, यही प्राइस को, इसी को कंसीडर करके प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टूल है। इट इज नॉट डिजाइन टू मेक डिसीजन मेकिंग, देखिए खुद ही बोल दिया, ये डिसीजन मेकिंग इन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। फिर उसके लिए आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बच्चा पढ़ी, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम बोलते हैं कि भैया हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे। याद है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन, हम वेरिएबल कॉस्ट ही लेस करेंगे। हमने बोला फिक्स कॉस्ट का क्या, फिक्स ओवरहेड्स का क्या, बोले उसे पीरियड कॉस्ट की तरह हम राइट ऑफ कर देंगे। ये गलत है, लेकिन शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए सही है। मान लो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। लेट से मेरे क्लासरूम का रेंट है बेटा साल भर का 1 लाख रुपए, राइट। मैं आपको बुक्स मटेरियल देता हूं, उसकी कॉस्ट आती है मुझे 1,000, ये है मेरी वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी क्लास में बेटा लेट से 100 बच्चे आने वाले हैं, तो पर स्टूडेंट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 1,000। बराबर है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी अपनी रेंट की? 1 लाख। स्टूडेंट कितने आने वाले? 100। पर स्टूडेंट कितनी रिकवरी करनी चाहिए अपने को? 1,000 रुपए। अब भैया मान लो मैंने फीस डिसाइड करी 3,000 रुपए, तो 1,000 तो वेरिएबल खर्चा चले जाएगा और 1,000 फिक्स खर्चा चले जाएगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 1,000। बराबर। तो भैया मेरे को 3,000 रुपए आएंगे तब जाके 1,000 का प्रॉफिट होगा। पर मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है अगर तुम्हारे पास एक स्टूडेंट आता है और बोलता है सर मैं तो 1,500 रुपए ही दे सकता हूं, तो मैं इवेल्युएट करूंगा, मैं पहले ये देखूंगा मेरी फुल कॉस्ट रिकवर हो रही है क्या? द आंसर इज नो। अगर फुल कॉस्ट रिकवर होती तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन मेरी यहां पे फुल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है, 1,500 रुपए में से सिर्फ मेरी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है। तो क्या मुझे स्टूडेंट को एंट्री देनी चाहिए? अब सोचना पड़ेगा। मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो निकल गई है, बुक्स का खर्चा निकल गया है। अब बेटा मैं बुक्स का खर्चा निकालने के बाद कितने कमा रहा हूं? 500 रुपए कमा रहा हूं।
मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है क्या? नहीं, पर मेरे को फिक्स कॉस्ट रिकवर करने का लोड नहीं। अब जरा सोचो, एक बच्चा नया आएगा, उसके कारण मुझे एडिशनल फिक्स कॉस्ट लग रही है क्या? नहीं लग रही है। बेटा वो आएगा या नहीं आएगा इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आने ना आने से सिर्फ ये वाला खर्चा लगने वाला है। तो भैया ये आएगा तो 1000 रुपए का खर्चा लगेगा और 1500 रुपए मुझे इनकम मिल रही है, तो मुझे इसको एंट्री देनी चाहिए। अब दुनिया बोलेगी कि भैया तुम तो 500 रुपए के नुकसान में बैठे हो, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट 1000 रुपए पर यूनिट आ रहा है। तो मैं बोलूंगा देख भाई, ये बंदा आए या ना आए, 1 लाख की फिक्स कॉस्ट तो ऐसे ना वैसे लगनी ही है, समझ रहे हो? तो भैया ऐसे केस में मैं डिसीजन लेता हूं वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे, मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे। लेकिन बेटा बच्चे कंटिन्यूअसली आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे और हर कोई मुझे सिर्फ 1500 रुपए दे रहा है, ऐसे तो मैं जीवन में कभी भी अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करूंगा। अगर हर बच्चा बोलने लग गया कि सर हम भी 1500 में आ रहे हैं, हम भी 1500 में आ रहे हैं, तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर ली पर फिक्स कॉस्ट तो रिकवर ही नहीं हो पा रही। तो ऐसे नहीं चलेगा। इक्का दुक्का छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग के लिए इट इज यूजफुल, बट बेटा आप इसको लॉन्ग टर्म में नहीं ले जा सकते, समझ में? तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, भैया ये बंदा आया 1500 रुपए दे रहा है, 1000 रुपए का खर्चा है, 500 रुपए लग रहे हैं, 500 रुपए कमा रहे हैं पर एटलीस्ट। ये नहीं आएगा तो 1000 रुपए की बुक का खर्चा बचेगा, पर मैं 1500 गवा भी दूंगा, फिक्स कॉस्ट तो ऐसे ना वैसे लगने वाले। तो पूरी दुनिया के लिए बेटा एक्सटर्नल पार्टी को रिपोर्ट करने के लिए, दुनिया के बच्चों को बताने के लिए मैं अपनी फुल कॉस्ट के बेसिस पे फीस डिटरमाइन करूंगा, पर इक्का दुक्का डिसीजन मेकिंग के लिए बेटा, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल होगा। बात समझ में? तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल कमोडिटी। मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट बोलता है हम हमारे प्रोडक्ट का वैल्यूएशन से वेरिएबल कॉस्ट पे करेंगे। इफ अवर वेरिएबल कॉस्ट इज रिकवर, वी आर डन, हमें चल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन, ये पॉजिटिव होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन नेगेटिव कब होगा? जब सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट नेगेटिव है। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट नेगेटिव कब होगा? जब आपका सेल्स है 1000 का, वेरिएबल कॉस्ट है लेट से उससे ज्यादा 2000 का। तो देखो यहां पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, मुझे इस आदमी को एंट्री नहीं देनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने की बात कर रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट का वैल्यूएशन भी वेरिएबल कॉस्ट पे होता है, ठीक है? वैल्यूएशन भी प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट पे होता है, फिक्स कॉस्ट को हम एंड में राइट ऑफ कर देते हैं। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी वेरिएबल कॉस्ट पे होता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टूल है, आप इसकी मदद से फुल कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक्सटर्नल पार्टी गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि मेरी वेरिएबल कॉस्टिंग के बेसिस पर ही आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो, नो। तो बेटा दिस इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टूल, ठीक है? इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, अंडरलाइन करना, इन विच ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज कंसिडर्ड। बेटा हम मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज करते हैं। फिक्स कॉस्ट का क्या किया जाता है सर? फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करके राइट ऑफ कर देता है, ठीक है? अब यहां पर एक अजम्पशन है, कि आपने लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। अजम्पशन ये है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, आपका मानना पड़ेगा आपको। दिस इज सब्जेक्ट टू वन अजम्पशन दैट फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज। बेटा यहां पर क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे करते हो, ठीक है? मार्जिनल कॉस्टिंग helps to prepare comparative statement and thus facilitate decision। बस इतना अंडरलाइन करो, डिसीजन मेकिंग। तो इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको समझ में नहीं आए, सारे पॉइंट आपको समझ में आ सकते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग की लिमिटेशन है क्या? ये एक्सटर्नल पार्टीज को नहीं बता सकते, ये तो सिर्फ इंटरनल पार्टीज के लिए बेटा, इंटरनल रिपोर्ट्स के लिए। ये वाला पॉइंट छोड़ दो, मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने आपको बता दिया। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब एडिशनल कॉस्ट। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग? भैया मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग। बच्चा बाड़ी समझ में आया? ये सिर्फ इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, दुनिया को चीख चीख कर नहीं बता सकता मेरा वेरिएबल कॉस्ट इतना ही है। नहीं तो हर कोई आएगा और बोलेगा भैया तुम्हारा तो खर्चा 1000 रुपए का ही है बुक्स का, 1500 रुपए लो, रफा दफा करो बात। अरे मैं बोलूंगा फिक्स कॉस्ट कब रिकवर करूं मैं मेरी, ठीक है? तो ये एक्सटर्नल पार्टीज के लिए नहीं, इंटरनल पार्टीज के लिए। बात समझ में? ठीक है बेटा। मार्जिनल कॉस्टिंग की एक और लिमिटेशन है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी फुल कॉस्ट रिकवर नहीं करना है। एक और लिमिटेशन है, इसकी मदद से आप सेलिंग प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? पढ़िए। नेक्स्ट है बेटा, द ब्रेक इवन एनालिसिस अज्यूम दैट कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिहेवियर पैटर्न आर नोन एंड दैट द चेंज इन एक्टिविटी लेवल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। कहने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ये एक अजम्पशन है मार्जिनल कॉस्टिंग में कि आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता है।
कुछ भी चीजें चेंज नहीं हो रही है। बेटा देखिए कई बार ना कॉस्ट एक्चुअली फिक्स्ड है या वेरिएबल ये भी बताना मुश्किल हो जाता है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, फिक्स्ड या वेरिएबल है बताना कैसे मुश्किल हो सकता है। मान लो रोज एक मेड आती है क्लीनिंग के लिए, उसका पेमेंट पर डे के हिसाब से कितना, 300 रुपया पर डे, तो मैंने कहा कितना हो गया 9,000। अब मैं इसको वेरिएबल बोलूं या फिक्स्ड बोलूं, इसका पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो ऐसा लग रहा है कल नहीं आएगी तो पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, परसों आई तो पेमेंट देना पड़ेगा, तो दिख रहा है वेरिएबल, लेकिन ऐसे फिक्स्ड लग रहा है। फिक्स्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करे उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंडेंट होती है। तो कुछ कॉस्ट को ना समझना ही मुश्किल हो जाता है, और जब आप समझ नहीं पाते उस कॉस्ट को तो फिर भैया आप वेरिएबल और फिक्स को सेग्रीगेट कैसे करोगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलता है वैसे भी सब कुछ चार्ज करना है अपने को, ऐसे ना वैसे फिक्स में डाल रहे हो वेरिएबल में डाल रहे हो, ऐसे ना वैसे चार्ज हो जाएगा, यहां पर चार्ज नहीं होता। कई बार तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल और फिक्स एलिमेंट खोज के निकालना भी मुश्किल हो जाता है, खोजना पड़ता है आपको, क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट चाहिए और ब्रेक इवन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए। ठीक है, इट मे नॉट ऑलवेज बी फिजिबल टू स्प्लिट कॉस्ट प्रिसाइसली इनटू वेरिएबल एंड फिक्स। भैया अंडरलाइन कर लो इसको, असंभव हो जाता है या फिर मुश्किल हो जाता है बेटा कि हम कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सके फिक्स्ड और वेरिएबल में। एक और इसके अंदर अजम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, ऐसा मानना पड़ता है, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। आप बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही होती है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं बेटा, आपका सेमी फिक्स कॉस्ट नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया, एक स्टूडेंट से लेकर 40 स्टूडेंट तक 10,000 है, 41 से लेकर 80 तक फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वहां पर फिर आप लोगों को और अलग ट्रीटमेंट्स अपनानी पड़ती है, तो वहां पर ये ट्रीटमेंट थोड़ी सी वीक पड़ना चालू हो जाती है। ठीक है, आगे अगला वाला पॉइंट छोड़ दो, आपके लेवल के बियॉन्ड है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन चार्ट आर सिंपल एनालिसिस एंड कैन डील ओनली वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। बेटा हम ब्रेक इवन के जब चार्ट बनाएंगे उसमें एक ही कमोडिटी कंसिडर करी जाती है, बस इतने पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट। देखो 4-5 पॉइंट तो मैं ही आपको बता दूं। सबसे पहला ये इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होता है, वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होता है। यहां बेटा फुल कॉस्ट नहीं कंसीडर करी जाती है, तो आप प्रोडक्ट का प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट और प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल कंसीडर किया जाता है। बेटा यहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल का सेग्रीगेशन कई बार मुश्किल हो जाता है, जो कि सबसे ज्यादा एसेंशियल है। यहां पर एक प्रोडक्ट कंसीडर करा जाता है ब्रेक इवन के लिए, यहां पर फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट माने जाते हैं, इसके लिमिटेशन। फायदे हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए, अगर फायदे नहीं होते तो हम करते थोड़ी ये चीज। पढ़िए, कोई डाउट है तो बताइए मुझे। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, देखते हैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है पर जो उसका आंसर दे रखा है ना वो अधूरा सा है काफी, तो इसलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कोई दे रखा भी है या नहीं। तो इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन दे के नहीं रखा है इन्होंने। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बार रीड कर लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। देखो बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब इन्होंने कुछ रूल्स बताने चाहिए थे, कुछ नहीं बताया है सच, इन्होंने जनरल बातें करी है। पढ़िए, सिंस फिक्स्ड कॉस्ट आर कांस्टेंट विद इन द रेलेवेंट रेंज ऑफ वॉल्यूम, द फॉलोइंग आर द नेट इंपैक्ट ऑफ सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। बोल रहे हैं कि अगर हम ये मान ले कि फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से क्या होगा, रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू विल इंक्रीज, कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन कौन सी कॉस्ट, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो भैया आप लोगों का जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो कुछ नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सुनिए ना, ये बोल रहे हैं कि लेट से
एक यूनिट बेचते हैं सर हम 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपए की, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 70, फिक्स कॉस्ट कितनी है वो तेल लेने जाने दो। अब मैं 2 यूनिट बेचूंगा 200 में, वेरिएबल कॉस्ट कितना लग जाएगा 60 रुपए, कंट्रीब्यूशन कितना है 140 रुपए। ये बोल रहे हैं आपका प्रॉफिट तो सर 70 से ही बढ़ेगा, जो कि कंट्रीब्यूशन है, 70 इज कंट्रीब्यूशन। क्योंकि देखो इसमें से अब फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा, यहां से भी एक्स लेस करूंगा, यहां से भी एक्स लेस करूंगा, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया 70 माइनस एक्स, और इसका प्रॉफिट कितना हो गया 140 माइनस एक्स। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इन प्रॉफिट इज 70 रुपीज ओनली, एंड दैट 70 इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इनका कहना है एक एडिशनल यूनिट बेचोगे ना तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब एक एडिशनल यूनिट बेचेगा ना प्रसाद तू, तो तुझे मिलेगा क्या सर एक एडिशनल रेवेन्यू, और तेरी जेब से जाएगा क्या सर एक एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, तो तुझे मिलेगा क्या सर एडिशनल प्रॉफिट 70 रुपए का। हमने बोला फिक्स कॉस्ट, सर बोले मैं ये एडिशनल यूनिट बेचूं ना बेचूं मेरा फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लगने वाला है, तो एक एडिशनल यूनिट बेचने पर मेरे हाथ में आएंगे 100, मेरे जेब से सिर्फ 30 रुपए जाने वाले, फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी जा चुका है, सिर्फ 30 गए, तो मुझे एडिशनल कितना मिलेगा 70, विच इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन। उल्टा देखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स फॉल बाय 1 यूनिट, अगर वॉल्यूम गिर जाता है 1 यूनिट से, तो भैया आपका एक रेवेन्यू यूनिट, एक सेल यूनिट गिर जाएगा, इसका मतलब आपका 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 1 यूनिट कम बेचा तो आपको 100 रुपए का नुकसान हो गया, और उस केस में किसी को 30 रुपए देने भी तो नहीं पड़ेंगे, तो कुल मिला के नेट आपका लॉस 70 रुपए का ही होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन का ही लॉस होगा। तो अगर आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचोगे ना प्रसाद, तो आपको मिलेगा 1 यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन, और 1 यूनिट कम बेचोगे तो आपका लूज क्या होगा कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ तूने बेटा, 1 यूनिट बेचा तो तेरे को 100 रुपए मिलेंगे, पर 30 रुपए जाएंगे भी तो सही तेरे हाथ से, तो तुझे मिलेंगे कितने 70, विच इज कॉन्ट्रीब्यूशन। और 1 यूनिट नहीं बेच पाया तो तू गवाएगा भी क्या, 100 रुपए गवाएगा नहीं सर, 100 रुपए गवाऊंगा लेकिन 30 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा भी नहीं आएगा, मैं तो गवाऊंगा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 1 यूनिट बेचकर भी मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, 1 यूनिट कम बेचकर गवाता भी क्या मैं कॉन्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई क्या तुमको, बचा हुआ छोड़ दीजिए, वो काम का है भी नहीं वैसे भी बेटा, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल कुछ काम के हैं नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रूल्स। जैसे कि पहला रूल होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल कॉस्ट यूज करते हैं, वेरिएबल और फिक्स दोनों, ये होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये तो उन्होंने बस एक एग्जांपल में। खैर चलिए अभी हम डिफरेंस देखते हैं एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में। पहला डिफरेंस देखिए बेटा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट में डाल देते हैं, और इनडायरेक्ट सारे के सारे इनडायरेक्ट, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, ओवरहेड्स की तरह मान के एब्जॉर्ब करवा देते हैं। समझ रहे हो? तो अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कॉस्ट को क्लासिफाई किसे करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को तो सीधा प्राइम कॉस्ट में डाल दो, और इनडायरेक्ट को ओवरहेड्स की तरह चार्ज कर दो, एब्जॉर्ब कर दो। लेकिन अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हो तो आपको कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स्ड में बांटना पड़ेगा। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज, फिक्स कॉस्ट को पीएनएल में डाल देते हो। तो दोनों में अंतर समझ में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट लेंगे और डायरेक्ट कॉस्ट को डाल देंगे प्राइम कॉस्ट में, और इनडायरेक्ट कॉस्ट लेंगे उसको करेंगे एब्जॉर्ब। अब वो इनडायरेक्ट में कुछ भी हो सकता है, फिक्स्ड वेरिएबल, यानी यहां पर बाइफर्केशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का होता है, यहां पर वेरिएबल और फिक्स का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एब्जॉर्प्शन में फुल कॉस्ट पर होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल, और यहां पर सिर्फ वेरिएबल पे होता है। बात समझ में। नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब मे क्रिएट सम प्रॉब्लम लाइक अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड्स पूरे के पूरे पीएनएल में चार्ज कर देते हैं। ये बोल रहे हैं भैया यहां पर आप फिक्स्ड ओवरहेड्स को कंसीडर कर रहे हो ना, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, इस वाले केस में एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। क्यों रे, पानी पी, फिर सिर दुख रहा है, सुबह से सिर दुख रहा है मुझे ऐसा तेरा लग रहा है। तेरे बाल की ना परछाई यहां तक आती है, तेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े हो गए। हाँ समझ समझ गया। ठीक है, अच्छा बेटा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर देखो क्या बोला है, हम क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस पे करते हैं। डायरेक्ट को डाल दिया प्राइम कॉस्ट में, इनडायरेक्ट को डाल दिया ओवरहेड्स में। ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे।
यहां पर वेरिएबल और फिक्स, समझा क्या? एक और डिफरेंस ले सकते हैं बेटा, यहां पर कॉस्ट शीट का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट गिव्स प्रॉफिट। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फुल कॉस्ट पे होता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यहां पर कोई अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहे तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कहां हो। नेक्स्ट बेटा, डिस्टॉर्शन ऑफ प्रॉफिट 5 मिनट बाद देखते हैं, मतलब 2 मिनट बाद देखते हैं। सेलिंग प्राइस फिक्सेशन, मार्जिनल कॉस्ट के भरोसे कभी भी सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं करी जा सकती। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करता है, फिक्स कॉस्ट को भूल ही जाता है वो। तो कैसे सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करोगे? अगर आपको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करनी है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। इतने डिफरेंस तुम्हारे लिए काफी है। जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, तुम्हारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं बता जरूर दूंगा, लेकिन ये 4 पॉइंट तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। एक और मैंने बता दिया, यहां पर आप कॉस्ट शीट बनाते हो, लिख लेना, प्रॉफिट इज डिटरमाइंड थ्रू कॉस्ट शीट। यहां पर सेम चीज लिखना, प्रॉफिटेबिलिटी इज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। समझ में आ गया आपको ये? अच्छा, एक पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखो कितना समझ में आता है, देखना बेटा। मार्जिनल कॉस्टिंग में वैल्यूएशन किस बेसिस पे करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। अब मान लीजिए बेटा मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करूंगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड भी कंसीडर करूंगा। अब ये इन्वेंट्री इस साल बिकी नहीं, तो ये इन्वेंट्री चली गई अगले साल ओपनिंग बैलेंस में। तो बेटा तुम्हें नहीं लग रहा कि मार्जिनल कॉस्टिंग को 2 मिनट साइड में रखते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ा हुआ था। फिक्स्ड कॉस्ट पिछले साल का था जो इस साल कैरी फॉरवर्ड होकर आ गया। मतलब बेटा जब आपकी इन्वेंट्री अगले पीरियड में जा रही है, उसमें पिछले साल का फिक्स्ड कॉस्ट भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है तुम्हारे लिए समझने के लिए। मान लीजिए बेटा मैंने इस साल, समझिए ये साल है, क्या साल लेते हैं इसको, 2010 पकड़ लेते हैं, 2010 और 2011 पकड़ता हूं मैं जानूं उसके, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेता हूं तो क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आएंगे इसके अंदर? आएंगे सर, फुल कॉस्ट आएगा। मतलब मेरे पास ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी है, 2010 के फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं। अब ये बेटा अगले साल जाएगा और ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो क्या बेटा इस साल जो क्लोजिंग था अगले साल वो ओपनिंग बनेगा? द आंसर इज इस साल के क्लोजिंग में फिक्स्ड ओवरहेड से अगले साल की ओपनिंग में फिक्स्ड ओवरहेड चलेगा। इसके अंदर जो फिक्स्ड ओवरहेड थे वो 2010 के थे, मतलब इस साल का फिक्स खर्चा अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये गलत है, ये गलत है, इनका ये कहना है दिस इज रॉन्ग। ड्यू टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन विच इज डन एट फुल कॉस्ट, cost relating to current period 2010 are carried forward to the subsequent period 2011. This will distort the cost of production। समझे? इस साल का फिक्स खर्चा अगले साल घुस गया। तो डिफरेंस समझ में आ गया? 4 डिफरेंस लिख पाओगे क्या? सिंपल है, एब्जॉर्प्शन में फुल है, यहाँ पे वेरिएबल है। एब्जॉर्प्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, यहाँ पर फिक्स्ड और वेरिएबल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। वैल्यूएशन में भी यहाँ पर फुल कॉस्ट लेते हैं, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। ये कॉस्ट शीट बनाता है, ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाता है। एब्जॉर्प्शन की मदद से सेलिंग प्राइस निकल सकता है, मार्जिन की मदद से नहीं निकल सकता है। अब ना थोड़ा सा ना दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। एक दो रूल अपने को पता है बेटा, जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा, जिसका क्लोजिंग स्टॉक कम उसका प्रॉफिट कम। याद है? जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा उसका प्रॉफिट कम, जिसका ओपनिंग स्टॉक कम
उसका प्रॉफिट ज्यादा। मेरे को बताओ मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों में से किसका वैल्यूएशन ज्यादा रहता है? एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में फिक्स खर्चा भी जुड़ा हुआ है ना। अच्छा पढ़िए, अब अपने को डिफरेंस इन प्रॉफिट बताने कि किसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा किसका प्रॉफिट कम आएगा। बच्चा पार्टी मुझे बताइए, अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो डिफरेंस आएगा क्या प्रॉफिट में? नहीं आएगा। अरे भैया जब ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है, तो भैया स्टॉक ही नहीं है तो वैल्यूएशन किसका करें? तो जब वैल्यूएशन ही नहीं कर सकते तो डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। तो स्लीप मोड, स्लीपिंग ब्यूटी। अच्छा सुन, अच्छा सुन, मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट देखा है तूने? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स आती है और सेल्स के नीचे क्या आता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो इससे क्या हो जाता है? क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट साइड बढ़ जाता है। बेटा क्रेडिट साइड बढ़ता है ना तो प्रॉफिट बढ़ जाता है हमारा, क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम वाला साइड है। समझ में? तो मान ले अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब क्रेडिट साइड भारी है तेरा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और अगर क्रेडिट साइड कम हो गया तो तेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है उसका प्रॉफिट ज्यादा है। जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। डेबिट साइड खर्चे का साइड रहता है। जिसका डेबिट साइड ज्यादा है उसका खर्चे का साइड ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट कम। लॉजिक समझो? अब भैया मुझे बताइए, अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं पड़ा है तो डिफरेंस आएगा नहीं। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यूएशन कर रहा है और एब्जॉर्प्शन फुल कॉस्ट पे वैल्यू कर रहा है। अब स्टॉक है ही नहीं, डिफरेंस आएगा ही नहीं। अगला पढ़िए, सिनेरियो 2। ये आता है क्वेश्चन बेटा, इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट अंडर टू कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। पूछते हैं, आपके सामने 4 केस डाल देंगे और बताएंगे, बोलेंगे बताओ क्या है बेटा डिफरेंसेस बताओ। अगर स्टॉक ही नहीं है तो डिफरेंस कैसे आएगा? ठीक है बेटा, समझ अपने पास स्टॉक पड़ा है, तू एब्जॉर्प्शन वाला है, तू मार्जिनल वाला है। तो भैया जब स्टॉक, तू एब्जॉर्प्शन वाला है, तू क्या करता है? फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों जोड़ता है, और तू सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जोड़ता है। अगर स्टॉक ही नहीं है तो डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। सिनेरियो 2, वैल्यू ऑफ ओपनिंग इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग। अब जरा ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ ओपनिंग इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग। क्या यहां पर डिफरेंस आएगा? जितना ओपनिंग है उतना क्लोजिंग है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझ, तू एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहा है, तो तूने तेरे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया 10 रुपया वेरिएबल प्लस 10 रुपया फिक्स्ड, और तूने सिर्फ 10 रुपया वेरिएबल पे किया। और तेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? सेम ओपनिंग जितना, 10 प्लस 10। और तेरा कितना है? तेरा भी 10 है क्लोजिंग। समझ रहे? तो भैया आपका ओपनिंग कितना हो गया बेटा? 20, और इसका ओपनिंग कितना हो गया? 10। क्लोजिंग कितना हो गया? 20। क्लोजिंग कितना हो गया? 10। अब एक एक करते हैं। बेटा तेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है 10 से, तो तेरा प्रॉफिट 10 से ज्यादा होगा, और तेरा ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा है 10 से, तो तेरा प्रॉफिट 10 से कम होगा। बैलेंस ऑफ, नॉक ऑफ हो गया इनफैक्ट। जरा सोचिए, तेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तेरा बेटा क्लोजिंग स्टॉक 20 है और इसका 10 है, तो तेरा प्रॉफिट 10 से ज्यादा है क्योंकि तेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, पर तेरा ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा है ना, तो तेरा प्रॉफिट नॉक ऑफ हो गया। पढ़ना है यहाँ पे, इन दिस सिचुएशन लॉस प्रॉफिट अंडर टू अप्रोच विल बी इक्वल प्रोवाइडेड फिक्स एलिमेंट इज सेम। मतलब इक्वल हो गया, खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस सेम हो गया। सिनेरियो नंबर 3, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इज मोर। समझ, तेरा क्लोजिंग 30 है और इसका क्लोजिंग 10 है, और ओपनिंग तुम्हारा 20 है और इसका ओपनिंग 10 है। फॉर एग्जाम्पल 10 नहीं, काम करते हैं 5 लोग। ओके, बेटा ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। तेरा क्लोजिंग ज्यादा है कितने से? 20 से ज्यादा है, तो तेरा प्रॉफिट 20 से बढ़ गया प्लस 20। और यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 10। तेरा ओपनिंग 10 से ज्यादा है तो तेरा प्रॉफिट 10 से कम होगा। तो नेट इंपैक्ट क्या आया? नेट इंपैक्ट आया भैया 10 रुपए से प्रॉफिट बढ़ रहा है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा बेटा? प्रॉफिट, इस बार प्रॉफिट ज्यादा दिख कर आएगा।
When production during the period is more than the sales, the profit as per absorption will be more. बस यही तो हमको बताना था, तेरा प्रॉफिट 10 से ज्यादा आ रहा है। रिपीट करोगे एक बार, रिपीट करो, ठीक है। चौथा केस देखते हैं। चौथा केस है, तेरा ओपनिंग ज्यादा है बेटा, तेरा ओपनिंग है 30 और क्लोजिंग है 20, ठीक है, और इसका तो 10-10 ही मान लेते हैं, तो डिफरेंस कितना है 20 और 10। अब तेरा बेटा क्लोजिंग 10 से ज्यादा है तो तेरा प्रॉफिट 10 से बढ़ गया होगा, और तेरा ओपनिंग 20 से ज्यादा है तो तेरा प्रॉफिट 20 से कम हो गया होगा। नेट इंपैक्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम दिखेगा। प्रॉफिट शोन बाय मार्जिनल विल बी मोर, समझ गए ना, एब्जॉर्प्शन का कम बोलो या मार्जिनल का ज्यादा है, एक ही बात। चारों सिनेरियो देख लो, आपको 4 सिनेरियो रख देंगे और बोलेंगे बताओ क्या करने का है, किसका प्रॉफिट ज्यादा किसका कम। तो कोई स्टॉक नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है तो डिफरेंस नॉक ऑफ हो गया। क्लोजिंग ज्यादा है प्रॉफिट बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन का, क्लोजिंग कम है प्रॉफिट कम होगा। अब अगला वाला ना डिफरेंशियल कॉस्टिंग एकदम भावनाओं के साथ समझना पड़ेगा आपको। डिफरेंशियल कॉस्टिंग सुनने में भी आसान है, समझने में भी आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर इसमें फिक्स्ड की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मार्जिनल जैसा ही लग रहा है, मार्जिनल से अलग भी है। तो पहले पूरी चीज समझ लो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल कॉस्ट आती है, मार्जिनल में वेरिएबल आती है, डिफरेंशियल में एडिशनल आती है। एडिशनल मतलब क्या, मान लो बेटा ये मेरी क्लासरूम है, अब मैं सोच रहा हूं एक और क्लासरूम लेता हूं, तो नई क्लासरूम लेने पर मुझे वेरिएबल खर्चा भी आएगा और फिक्स्ड खर्चा भी बढ़ेगा, दोनों खर्चे बढ़ेंगे, तो बेटा इसे बोला जाता है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। अब इसमें वेरिएबल भी लग गया फिक्स्ड भी लग गया, पर मान लो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि चलो 2 बेंचेस ही यहीं पर डाल देता हूं, तो बेटा इस बार मेरे से कुछ कुछ ही खर्चा बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगा। हो सकता है मैं बोलूंगा तुम बच्चे यहीं पर एडजस्ट कर लो, मैं यहां पर 4 बच्चों को और बिठा देता हूं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। तो भैया डिफरेंशियल कॉस्टिंग का मतलब है एडिशनल कॉस्ट। अभी एडिशनल किसी भी रीजन से हो सकती है, फिक्स्ड के कारण भी हो सकता है, वेरिएबल। आप बोलोगे सर फिक्स कैसे बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। कई बार मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को 4 क्लासरूम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा 4 क्लासरूम ले लूंगा और 4 फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी मेरी, समझ गया, तो वो भी डिफरेंशियल कॉस्टिंग है। मैं बोल रहा हूं नहीं 10 बच्चों को यहीं पे बिठाते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुक्स देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, तो वो भी डिफरेंशियल कॉस्टिंग है। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग फिक्स्ड और वेरिएबल में भेदभाव नहीं करता है, वो बोलता है आप कोई डिसीजन ले रहे हो ना, उसके कारण जो एडिशनल कॉस्ट जा रही है बस वही आपकी डिफरेंशियल कॉस्टिंग है, समझा। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया उन्होंने, रेलेवेंट कॉस्टिंग। मतलब मान लो इस क्लास में मैं, इसी क्लास में मैं 10 बच्चों को एडिशनल बिठा रहा हूं, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करो, क्योंकि फिक्स तो उतना ही है। लेकिन अगर आप एक और क्लासरूम ले रहे हो तो फिर फिक्स्ड को भी कंसिडर करो, वो रेलेवेंट है, समझो। तो जो कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, एडिशनल लग रही है, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कॉस्टिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेलेवेंट कॉस्टिंग। बात समझ में। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करी जाती है, आंसर इज यस। डिफरेंशियल कॉस्ट में एडिशनल कॉस्ट कंसीडर करी जाती है। एडिशनल का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, आपने कैपेसिटी बढ़ा दी, नया प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, नई फैक्ट्री ले ली, तो फिक्स कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लग सकती है, वेरिएबल भी लगेगी फिक्स भी, तो वो डिफरेंशियल कॉस्टिंग। ऐसा हो सकता है आप उसी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगे, एग्जिस्टिंग क्लास में 10 बच्चे और बिठा रहा हो बेटा, मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगे, वो भी डिफरेंशियल कॉस्ट है। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग फिक्स्ड और वेरिएबल में भेदभाव नहीं करता, वो बोलता है एडिशनल कॉस्ट कौन सी लग जाए हमें हमारे डिसीजन के कारण, समझ में। पढ़िए, सो व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्टिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग।
दिस कॉस्ट इज डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट दैट विल अराइज फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ वन ऑल्टरनेटिव टू अदर। ये समझे, एक क्लास से दूसरी क्लास पर जा रहा हूं तो वहां पे जो एडिशनल खर्चे लगेंगे इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कॉस्टिंग। ठीक है, मान लीजिए मैं फैक्ट्री में 1000 यूनिट बनाता हूं, कैपेसिटी भी मेरी फैक्ट्री की 1000 ही है, मैं बोलता हूं मुझे 1200 बनाने, तो मुझे एक नई फैक्ट्री भी लेनी पड़ेगी, मुझे नया रॉ मटेरियल भी लगेगा, तो यहां पर मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी लग रहा है, फिक्स कॉस्ट भी लग रहा है, दोनों मिला के डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएंगे। मतलब आप एक को छोड़ के कोई दूसरा डिसीजन ले रहे हो तो जो एडिशनल कॉस्ट लगी, अब चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल, कहलाई जाएगी डिफरेंशियल कॉस्टिंग। बात समझ में आ रही है? तो मान लो मैं सोच रहा हूं एक नई क्लासरूम ले लूं, तो मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को नहीं कंसीडर करना चाहिए, मुझे पूरी की पूरी एडिशनल कॉस्ट और पूरा का पूरा एडिशनल रेवेन्यू को कंपेयर करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सो डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस, ये अंडरलाइन करना, इज द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम वन ऑल्टरनेटिव टू अनदर ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन। इट इज एडेड कॉस्ट ऑफ चेंज लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक सवाल आया था, व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस? तो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट और एनालिसिस ऑफ एडिशनल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन योर डिसीजन। This type of analysis is useful for taking various decisions like change in level of activity, adding something or dropping something, change in product mix, make or buy, accepting export order. Thus differential costing is similar to marginal costing but not exactly similar. इनमें समानताएं भी हैं, अलग भी हैं। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग एकदम सरल भाषा में आप समझने की कोशिश करोगे तो बोलता है भैया एडिशनल कॉस्ट कितना लग रही है तेरे इस डिसीजन के। अब डिसीजन कुछ भी हो सकता है, मेरे पास एक नया कस्टमर आ रहा है, अब नया कस्टमर आ रहा है, मेरे प्लांट एंड मशीनरी आराम से उसकी नीड्स फुलफिल कर सकती है, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, वो है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। और उसका ऑर्डर इतना बड़ा है कि मेरे को एक नई प्लांट एंड मशीनरी लगानी पड़ेगी, तो इस केस में वेरिएबल कॉस्ट भी लग रहा है, फिक्स कॉस्ट भी लग रहा है, ये है मेरी डिफरेंशियल कॉस्टिंग। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के जैसा भी है और अलग भी है। क्या ये समझ में आया? टेक्निकली आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। हाउ डज डिफरेंशियल कॉस्टिंग वर्क? आप एक बार इसको पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। डिफरेंशियल कॉस्ट रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द ऑल्टरनेटिव बीइंग कंसीडर्ड। Thus, when two level of activities are considered, differential costing is obtained by subtracting cost of one level from cost of another level. वो बोल रहे हैं इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्चा और इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्चा, इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाएगा डिफरेंशियल कॉस्टिंग। अब एडिशनल खर्चा सिर्फ वेरिएबल खर्चा लग रहा है या एडिशनल खर्चा वेरिएबल और फिक्स दोनों लग रहा है, वी डोंट केयर, एडिशनल कितना जा रहा है ये बताओ। सरल बात है ना बेटा। मान लो तुम एक फैक्ट्री से बोल रहे हो कि इतना प्रोडक्शन करता हूं, अब मैं सोच रहा हूं डबल कर दूं प्रोडक्शन, तो वेरिएबल कॉस्ट भी जाएगा और भैया कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट भी जाएगा। हो सकता है तुम्हारी पुरानी फैक्ट्री में ही सारा काम हो जाए तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगा। कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके सिंपल है, एक प्रपोजल उसका टोटल कॉस्ट, दूसरा प्रपोजल उसका टोटल कॉस्ट, बस ये है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। पढ़िए, ये वाला पॉइंट छोड़ दो। सपोज प्रेजेंट कॉस्ट इज 1,25,000, अभी की कॉस्ट लग रही है 1,25,000। when the work is done by existing machinery and estimated cost, when the work is done by new machinery 1,05,000 लगेगा। so there is decrease in the cost by 20,000 and the decision making for replacement of machinery should be implemented because increase in profit is, क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन प्रॉफिट में 25,000 क्यों ले रहे हैं ना? खैर वो छोड़ो, मेरे को अभी प्रॉफिट से मतलब नहीं, मेरा डिफरेंशियल कॉस्ट कितना है, डिफरेंशियल यानी डिफरेंस कितना है कॉस्ट में, 20,000 का। ये नई वाली के लिए बेटा अभी 1,25,000 लग रहा है, नई वाली मशीनरी से 1,05,000 लग जाएगा, बस इतना बताना है। डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब कॉस्ट में डिफरेंस। वो डिफरेंस वेरिएबल के कारण भी हो सकता है, फिक्स के कारण भी हो सकता है बेटा यहां पर ना ये पॉइंट हमने अधूरा लिया हो। अभी आप देखिए मॉड्यूल में तो 20-20 पेज भी रखे हैं, मैं 6-6, 7-7 पेज में कर रहा हूं, मतलब कुछ कुछ कट कर रहा हूँ तो मेरे से कोई लाइन कट हो गई होगी। ऐसा हो सकता है यहां से कोई एग्जाम्पल ऊपर चलते हुए आ रहा होगा, मुझसे लाइन कट हो गई होगी, तो इसलिए 25,000 छोड़ दो। क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे? एक प्रपोजल के लिए तेरे को 1,25,000 लग रहा है, दूसरे प्रपोजल से तेरे को 1,05,000 लग रहा है, तो तू 20,000 बचा रहा है। ये 20,000 जो तेरी कॉस्ट कम हो रही है, दिस इज डिफरेंशियल कॉस्ट। समझ में आया? अब इसमें हमने देखा क्या फिक्स कितना था, वेरिएबल कितना था, कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अच्छा बच्चों
व्हाट आर द इसेंशियल फीचर ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट? बेटा डिफरेंशियल कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट के बियॉन्ड है। मतलब ये वो कॉस्ट है जो आपने अब तक इनकर नहीं करी, आप सिर्फ डिसीजन ले रहे हो, आप सोच रहे हो इस पे जाऊं या इस पे जाऊं, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बियॉन्ड है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कौन सी कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो? जो इनकर कर चुके हैं, ये तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए। डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस इज नॉट मेड विद इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये तो आप सोच रहे हो इस पे जाऊं या इस पे जाऊं, ये तो सिर्फ सोच है, इसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड करने का मतलब इसके बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करते हो आप लोग, ठीक है बेटा। यहां पर हम वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कोई भेदभाव नहीं करते, यहां पर हम टोटल कॉस्ट कंसीडर करते हैं, टोटल रेवेन्यू कंसीडर करते हैं, बस एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल रेवेन्यू करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां मुझे पर यूनिट कॉस्ट से कोई लेन देन नहीं, मुझे टोटल से मतलब है भाई। याद रखना, डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब टोटल एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल एडिशनल रेवेन्यू कितना हो रहा है, सिर्फ एडिशनल टोटल की बात है। पर यूनिट, पर यूनिट क्यों निकालू मैं? मुझे पर यूनिट निकालने से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये सोचना है मैं यहां काम करूं या यहां काम करूं, यहां टोटल कितना है, यहां टोटल कितना है, बस। पर यूनिट तेल लेने गया बेटा, फर्क नहीं पड़ता उससे। कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट टेकन। नेक्स्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज डन। ये मस्ट पॉइंट है, जरा ध्यान देना बेटा। मान लीजिए मेरे पास प्रपोजल 1 है और प्रपोजल 2 है। प्रपोजल 1 में मैं रेवेन्यू कमाता हूं बेटा 10 लाख, प्रपोजल 2 में मैं कमा सकता हूं 12 लाख। प्रपोजल 1 में मेरी कॉस्ट आती है बेटा 7 लाख, और यहां पर मेरी कॉस्ट आ रही बेटा 8,50,000। मेरा पहला सवाल, डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट में डिफरेंस कितना है? नहीं नहीं, डिफरेंशियल कॉस्ट वो पहला वाला रेवेन्यू है, कॉस्ट में डिफरेंस बताओ। 1,50,000। तो एडिशनल कॉस्ट कितना है? 1,50। एडिशनल रेवेन्यू कितना है? 2 लाख। क्या मेरे को प्रपोजल 1 से प्रपोजल 2 पे जाना चाहिए? एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल पैसा कमा रहे हो 2 लाख, एडिशनल खर्चा 1.5 लाख का कर रहे हो, क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये होता है डिफरेंशियल कॉस्ट। और ये जो मैंने करके बताया इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये है कॉस्ट, ये है बेनिफिट एनालिसिस, मतलब बस डिफरेंस निकालना है यहाँ पे आपको। बेटा प्रसाद समझ में आया क्या? बेटा डिफरेंशियल कॉस्ट, पहले तो कॉस्ट बता कौन से, 7 लाख और 8.5 लाख। तो डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। 7 लाख से 8.5 लाख पर जाना है, 1.5 लाख आपकी एडिशनल कॉस्ट है, डिफरेंशियल कॉस्ट। बस अगर मैं तुझसे डिफरेंशियल कॉस्ट पूछूं तो वो ये है। अब धंधा एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा भैया एडिशनल खर्चा 1.5 लाख का है, लेकिन एडिशनल रेवेन्यू भी 2 लाख का है, करो। समझ? दूसरा तरीका देखो, यहां पर तुम 3 लाख कमा रहे हो, यहां पर 3,50,000 कमा रहे हो, वही 50,000 एक्स्ट्रा जो यहां से निकाला जा सकता है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, पहले 4 पॉइंट पढ़ो फिर आगे का बताता हूं। पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है? पहला वाला पॉइंट बोलता है सर ये डिसीजन मेकिंग के लिए है, इसे हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए है। दूसरा, टोटल कॉस्ट कंसिडर करी जाती है। तीसरा, कॉस्ट पर यूनिट कंसिडर नहीं करते। चौथा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब है वी कंपेयर एडिशनल रेवेन्यू वर्सेस एडिशनल कॉस्ट। और अगर एडिशनल रेवेन्यू ज्यादा है प्रसाद, एडिशनल इनकम ज्यादा है एडिशनल खर्चे से, करो वो भाई काम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इग्नोर कर दो, इतना कुछ रेलेवेंट नहीं है इसलिए इग्नोर कर रहा हूं। सिक्स पॉइंट अच्छा है। सिक्स पॉइंट बोलता है कि ये जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है ना, आप प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2 ऑल्टरनेटिव के लिए कर रहे हो, सब फ्यूचर से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल कुछ नहीं है। जो पास्ट में हो गया उसके लिए नहीं कर रहे हैं हम, तो आने वाली चीजों के लिए कर रहे हैं।
difference in cost analysis is related to future course of action or future level of output. It deal with future cost. Historical cost may be used but they should be adjusted to future condition. मतलब सारी कॉस्ट आप फ्यूचर में ही बताइए. मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं पुरानी कॉस्ट यूज करने वाला हूं, नहीं बोला तुम पुरानी कॉस्ट यूज करो पर उसको एडजस्ट करो, कैलकुलेशन फ्यूचर के लिए होगा. भैया आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है. मैं प्रपोजल 1 से प्रपोजल 2 पे जाना चाहता हूं. बेटा उन्होंने पहली लाइन में क्लियर कर दिया है कि ये ऑल्टरनेटिव्स के लिए, मतलब आप प्रपोजल्स के लिए चेक कर रहे हो. तो अब मैं एकदम समराइज करता हूं, इसको समअप करता हूं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा. डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है डिफरेंस इन कॉस्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग. ये हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम एक प्रपोजल से दूसरे प्रपोजल पे जा रहे हैं. यहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल में कोई बाइफर्केशन नहीं है. यहां हम टोटल कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट से भी कोई मतलब नहीं है, फिक्स्ड और वेरिएबल से भी कोई मतलब नहीं है. एडिशनल कॉस्ट बोलो सेट आप कितनी है, और ये सब फ्यूचर के लिए हो रहा है. जितने पॉइंट मैंने अंडरलाइन करवाए ना बस उतना ही पढ़ना है आपने, बीच में बहुत कचरा हो गया. अच्छा सर, क्या डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम है? बेटा आंसर इज यस अगर फिक्स्ड कॉस्ट गायब है क्वेश्चन में, और आंसर इज नो अगर फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट है. मान लो बेटा मैं इसी क्लास के अंदर 10 बच्चों को बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे एडिशनल कॉस्ट यानी डिफरेंशियल कॉस्ट कौन सी लगेगी? सिर्फ वेरिएबल खर्चा बुक्स का. और अगर मैं उनके लिए एक नई क्लासरूम ले रहा हूं तो वेरिएबल खर्चा भी है, फिक्स खर्चा भी. डिफरेंशियल में दोनों आएगा, मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल आएगा. तो क्या ये कभी समान हो सकते हैं? द आंसर इज यस अगर फिक्स्ड कॉस्ट गायब है. क्या इन दोनों में डिफरेंसेस है? द आंसर इज यस अगर फिक्स्ड कॉस्ट मौजूद है. तो पढ़िए सिमिलैरिटीज क्या है. कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज दैट व्हेन no change in the fixed cost on account of change in level, then differential cost and marginal cost remain same. तो भैया यहां पर अगर मैं 10 बच्चों को एडिशनल बिठाने की कोशिश कर रहा हूं यही जगह पे, तो कुछ एडिशनल फिक्स कॉस्ट लग रहा है? नो. क्या एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है? हाँ. तो भैया मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट सेम होगी. समझ रहे हो बेटा? डिफरेंशियल कॉस्ट में दोनों है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है. जो एक्स्ट्रा लगे वो है, चाहे फिक्स्ड लगे या वेरिएबल लगे दोनों है. मार्जिनल सिर्फ वेरिएबल की बात करता है. तो अगर फिक्स्ड गायब है तो डिफरेंशियल में सिर्फ वेरिएबल बचा और मार्जिनल में भी वेरिएबल बचा. और अगर फिक्स कॉस्ट है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट है, तो डिफरेंशियल ज्यादा रहेगा, मार्जिनल कम रहेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल एंड मार्जिनल? दो चार डिफरेंस है. पहली बात, डिफरेंशियल कॉस्ट एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी लेता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट लेता है. मार्जिनल कॉस्टिंग को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग एक तरीका है, पर डिफरेंशियल कॉस्टिंग नाम का कोई तरीका नहीं. सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिसीजन में, सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, डिसीजन मेकिंग के काम का. मार्जिनल कॉस्टिंग भी डिसीजन मेकिंग के काम का है, लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड होता है. डिफरेंशियल कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं. टेक 2 मिनट्स और पूरा पढ़ लो. कोई भी डिफरेंस है, कोई भी डाउट है, नहीं समझ में, मुझसे पूछो.
जितना मैंने अंडरलाइन किया है उसके बेसिस पर चीजें समझ में आ जानी चाहिए, पूरा पूरा पढ़ने का तो टाइम मिलेगा नहीं। ओके, तो बेटा ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है ये बोलता है कि भैया सिर्फ एडिशनल कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल। लेकिन आपका डिफरेंशियल कॉस्टिंग बोलता है भैया जो भी एडिशनल है, चाहे फिक्स है वेरिएबल, मेरे को नहीं समझ रहा, जो भी है सब ले लेंगे। डिफरेंशियल कॉस्टिंग सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के। मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर साथ ही साथ बेटा उसको एक सेपरेट दर्जा भी दिया गया है कॉस्टिंग में। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर भी डिसीजन लिए जाते हैं। क्या ये दोनों कभी सेम हो सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लग रही है, तो भैया एडिशनल खर्चा सिर्फ वेरिएबल है, तो मार्जिनल भी वेरिएबल पकड़ रहा है, डिफरेंशियल भी वेरिएबल पकड़ रहा है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी लग रही है तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग ज्यादा हो। अब ये वाला पार्ट आप लोग इग्नोर कर सकते हो, ये यहां से यहां तक सीवीपी एनालिसिस, इसके ऊपर सीधा ग्राफ पे आते हैं। ये समझाने की कोशिश करेंगे सीवीपी एनालिसिस क्या होता है। सीवीपी मतलब कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। वही जो हमने सारे फॉर्मूले देखे, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट गिव्स प्रॉफिट, उसके मदद से हम लोगों ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले निकाले, उसकी मदद से बेटा हम लोगों ने ब्रेक इवन का निकाला, डिजायर्ड सेल्स का निकाला, सबको बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस का मतलब होता है कि आप कॉस्ट को चेंज करके देखो, चाहे फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, या वॉल्यूम यानी क्वांटिटी को चेंज करके देखो, आपके ब्रेक इवन बदलेंगे। ठीक है, अगर आपका फिक्स कॉस्ट बदल गया तो ब्रेक इवन बदल जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बदल जाता है। तो बस वो बोल रहे हैं इनको चेंज करने को बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस का मतलब है आप कॉस्ट को चेंज करके देखो, वॉल्यूम को चेंज करके देखो, देखो कितना प्रॉफिट में अंतर आता है, इसका एनालिसिस वो अभी हम ग्राफिकली करेंगे। मतलब आपने बेटा क्वेश्चन में डिजायर्ड सेल्स पढ़ा है, डिजायर्ड सेल्स, डिजायर्ड प्रॉफिट, वो बोलते क्या है कि ये चेंज करके बताओ, कॉस्ट में चेंज करके बताओ, क्वांटिटी में चेंज करके बताओ, और बताओ प्रॉफिट में कितना अंतर आता है। इसको बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया सीवीपी एनालिसिस क्या है, तो बोलना भैया कॉस्ट में बदलाव लाएंगे, चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, वॉल्यूम में बदलाव लाएंगे, और उसके कारण प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है, इसका एनालिसिस है सीवीपी एनालिसिस। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब ये बीपी का फॉर्मूला पता है आपको? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। याद आ रहा है? नालायक को पढ़ लेना। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आपको कैश बीपी चाहिए तो यहां पर सिर्फ कैश फिक्स कॉस्ट लेना। सर कैश फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? नॉन कैश फिक्स कॉस्ट को हटा दो। सर ऐसा कौन सा खर्चा है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट है, पर कैश में थोड़ी किसी को पे करना है। तो भैया कैश बीपी निकालना है ना, तो सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट लो जिसका पेमेंट है, मतलब सारे फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन को छोड़ के। तो फॉर्मूला हो जाएगा कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बात समझ में? बढ़ते हैं आगे। आइए पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जब मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर करवाया था ना, तब ये सब करवाया था मैंने, और अभी मैं फिर से करवाऊंगा, शॉर्ट में ही सही पर करवाऊंगा। बच्चा लोग पहले कुछ चीजें फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि फिक्स कॉस्ट ऐसा होता है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है कि आपका क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6 कितना भी रहे, फिक्स कॉस्ट तो आपका कांस्टेंट रहना ही चाहिए। फिर बेटा दूसरा कॉस्ट कौन सा होता है? सर दूसरा कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे सर प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा आपका वो खर्चा बढ़ते जाएगा। बराबर? बराबर है ना बेटा? इन दोनों की मदद से बनता है टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से बनता है इनकी मदद से बनता है टोटल कॉस्ट। तो ये क्या है बेटा? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट। बना रहे, बनाओ ना, बनाने के लिए टाइम दिया। बनाया। अब बेटा मेरा 0 यूनिट सेल करूंगा तो रेवेन्यू कितना होगा, 0। 1 यूनिट सेल करूंगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, 2 यूनिट सेल करूंगा तो रेवेन्यू और बढ़ेगा। तो इस तरीके से मेरा बेटा सेल्स क्वांटिटी बढ़ाते जाऊंगा, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। कोई शक है क्या इसमें? पक्का? ठीक है, पहले मैं इस डायग्राम को ना कॉपी कर लेता हूँ 2-3 जगह। ये एक चीज देखना बेटा, क्या इस पॉइंट पे मेरा रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट हो रहा है? दिख रहा है बेटा? इस पॉइंट के ऊपर ये रहा कॉस्ट की लकीर और ये रही बेटा ग्रीन कलर की रेवेन्यू। रेवेन्यू सेल इज इक्वल्स टू कॉस्ट, ये पॉइंट है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया? ड्रॉ करो इतना, मेरे को थोड़े एनालिसिस करने तो मैं 3-4 और ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर कोई डाउट है? प्लीज एक बार चेक करो। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की मदद से टोटल कॉस्ट बना और साथ ही साथ मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। बच्चा पार्टी एक चीज का ध्यान देना। क्या सर? बेटा यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर अभी आपकी कॉस्ट की रेड कलर की लाइन ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो बेटा ये लॉस है, ये लॉस का एरिया है। आप नोटिस करिए, रेड कलर की लाइन टोटल कॉस्ट दिख रही है, कॉस्ट ज्यादा है बेटा, रेवेन्यू कम है, इनिशियली लॉस हो रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है सर? इसके बाद ग्रीन कलर की लाइन ज्यादा है, अब प्रॉफिट शुरू हो गया सर। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। प्रसाद बेटा, अब अगला एनालिसिस। अब बेटा ये हमको कुछ कुछ चेंज करने के लिए बोलेंगे। पहला चेंज, पहला चेंज क्वेश्चन बोल रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट। ध्यान से देखना, ये जो मैंने सारी डिटेल बनाई है ओरिजिनल डिटेल है। अब बोल रहे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या क्या होगा सोचते हैं। एक एक कॉस्ट के ऊपर क्या क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। बेटा क्या क्वांटिटी के बढ़ने से ज्यादा यूनिट बेचूंगा, क्या फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं। अच्छा, क्वांटिटी बढ़ने से बेटा क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी? द आंसर इज यस। क्या क्वांटिटी के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट तो उतना ही है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई तो क्या टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा? द आंसर इज यस।
बेटा क्या क्वांटिटी के बढ़ने से ज्यादा क्वांटिटी बिकेगी? यस, तो क्या आपका सेल्स और बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा। बेटा क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट जरूर बढ़ेगा लेकिन ब्रेक इवन अभी भी वहीं पर ही है। बस ये एनालिसिस है कि प्रॉफिट विल इंक्रीज बट बीपी कांस्टेंट है। तो कंक्लूजन, बीपी सेम, नो चेंज इन बीपी। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज अभी होगा, आगे करेंगे, एक एक फैक्टर चेंज करेंगे। बेटा प्रसाद समझा? देख बेटा, इस क्लास में अगर 10 बच्चे भी आ गए ना तो मेरा तो सारा खर्चा निकल जाएगा, फिक्स वगैरह सब। 11वां बच्चा आएगा तो भी मेरा खर्चा तो 10 बच्चों में ही निकल रहा है। 25 बच्चे आए तो भी मेरा खर्चा तो 10 में निकल रहा है। 100 बच्चे भी आए तो खर्चा तो मेरा, वेरिएबल खर्चा छोड़ दे, फिक्स की बात कर रहे हैं बेटा अपन। बीपी के फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट वसूल करना रहता है। तो बेटा अगर मान लो 10 बच्चे भी आ गए ना, मेरा खर्चा निकल जाता है फिक्स कॉस्ट। 15 बच्चे आ गए तो अब तो मेरी कमाई का टाइम शुरू हो गया है, मेरा फिक्स कॉस्ट तो 10 बच्चों पे ही निकल गया। अच्छा सर 10 बच्चे भी नहीं आए तो फिक्स कॉस्ट नहीं निकल रहा है। तो देख यहां पर ज्यादा बच्चे आ रहे हैं उससे मेरा बीपी थोड़ी बदलेगा। बेटा तेरे घर पे सारा फिक्स्ड खर्चा आता है समझ 10,000 रुपए। तूने बेटा 5 यूनिट माल भी बेच दिया ना, तेरा खर्चा निकल जाता है। अब बेटा तू 15 यूनिट माल बेचेगा तो भी तेरा खर्चा तो 5 में ही निकल चुका था, ऊपर के 10 यूनिट तो तेरे को कमा के दे रहे हैं। समझ रहे हैं? पक्का समझा? हाँ वो नहीं लोगे भैया। 10 बच्चे आए तो इस उन बच्चों ने क्या किया बेटा, सुनना अभी मैं बता ही देता हूं एक बार। बेटा मान ले मेरा रेंट जो है वो है 1 लाख रुपए, ठीक है बेटा। मैंने तुम सभी से फीस कितना लेना चालू कर दिया है, 15,000 रुपए। और तुम पे मेरा खर्चा आता है वेरिएबल कॉस्ट 5,000 रुपए। तो बेटा इसका बीपी कैसे निकलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर स्टूडेंट से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 10,000। 10 बच्चे आ गए मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। सर कैसे आएगा ब्रेक इवन? 10 बच्चे आएंगे, 1.5 लाख रुपए की फीस देंगे, 50,000 रुपए का वेरिएबल खर्चा होगा, बराबर है कि नहीं? और बेटा मैं कमा लूंगा उसके ऊपर मेरा, सॉरी 10 बच्चे आए 1.5 लाख रुपए की फीस देंगे, 50,000 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, 10 बच्चे आए ना बेटा, तो मैंने कितना बचा लिया बेटा? 1 लाख बचा लिया कंट्रीब्यूशन, और मेरा फिक्स कॉस्ट भी कितना है? 1 लाख ही है। ठीक है, ब्रेक इवन अचीव हो गया। अब बेटा अगर 12 बच्चे आए मेरे पास 12 बच्चे आए तो देखना क्या होगा। 12 बच्चे आने के बाद भी फॉर्मूला तो वही है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 10 बच्चों से तो मेरी ब्रेक इवन निकल गया। अब देखना, अब जो एडिशनल बच्चे आएंगे उससे मेरी कमाई चालू हो जाएगी। देखना मेरे पास 12 बच्चे आए, फीस कितनी आ गई? 1,80,000। खर्चा कितना आया उनपे? 60,000, बराबर। बेटा 1,20,000 बचे। फिक्स कॉस्ट तो मेरा 10 बच्चों ने ही निकाल दिया। प्रॉफिट कितना कमाया? 20,000। अब मैं सिंपल सेंस में बोलता हूं, ये एडिशनल 2 बच्चे आए, ब्रेक इवन के ऊपर 2 बच्चे आए, इन्होंने 15,000 दिए पर 5,000 का खर्चा भी उनका, मतलब 10,000 रुपए नेट दिए इन्होंने, वो मेरा प्रॉफिट है। तो बच्चे बढ़ने से मेरा ब्रेक इवन नहीं बदलेगा, मैंने तो 10 बच्चों में ही सारा खर्चा रिकवर कर लिया। अब और नए बच्चे आएंगे तो प्रॉफिट कमाने के दिन आ गए। समझ में आ रहा है? पक्का? तो भैया अगर ज्यादा यूनिट बिक रहे हैं तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट तो 10 बच्चों ने निकाल दी, लेकिन तू बोलोगे सर ज्यादा बच्चे आएंगे तो ज्यादा खर्चा भी होगा। बराबर है बेटा, ज्यादा बच्चे आए तो हम लोग रेवेन्यू लेस खर्चा लेकर ही ले रहे हैं, हम कंट्रीब्यूशन ही मांग रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है बेटा, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा? ये बहुत मजेदार एनालिसिस है। ये वाला बना लिया क्या तुमने? दूसरा वाला वैसे तुम्हारी बुक में है। जो बच्चे वर्चुअल देख रहे हैं तुम लोग पॉज करके बना लो, जो बच्चों ने ऑलरेडी मेरी क्लासेस कर रखी है एनक्रिप्टेड, बेटा आप लोगों को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास बुक्स में बने हुए इससे भी ज्यादा एनालिसिस। अब बेटा ये देखिए, ये सारा ओरिजिनल केस। अब बच्चों ये क्या बोल रहे हैं कि आपका सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है। सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है मतलब क्या सर? मतलब हमारा फिक्स कॉस्ट उतना ही है। हाँ, आपका फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव की बात नहीं।
आपके वेरिएबल खर्चे में भी कोई बदलाव नहीं बोला, आपके टोटल खर्चे में भी कोई बदलाव नहीं बोला। क्या बदल रहा है बेटा, बोलो ना क्या बदल रहा है? सर हमारा सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक। बेटा देखिए सेलिंग प्राइस बदलने से क्या हो जाएगा, सब बच्चे ध्यान देना। पहले 1 यूनिट बेच के इतने रुपए आते थे, अब ज्यादा आएंगे। 2 यूनिट बेच के इतने आते थे, अब और ज्यादा आएंगे। 3 यूनिट बेच के इतने आ रहे थे, अब और ज्यादा आएंगे। तो कुल मिला के तुम्हारा ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा नया बीपी यहां पर आएगा। सर नया बीपी जल्दी क्यों आ गया? अरे इस बार तुम्हारा फीस ज्यादा हो गई है। एक एक बच्चे से पहले 10,000 रुपए बच रहे थे। एग्जाम्पल में एक बच्चे से कितने बच रहे थे? 10,000। तो 10 बच्चे आए तब जाकर मेरा फिक्स कॉस्ट निकला, और अब मेरी फीस बढ़ गई है। एक बच्चे से 20,000 बच रहे हैं, तो 5 बच्चों के अंदर ही बीपी आ गया। देख लो बीपी जल्दी आ गया, लोअर बीपी। पहले लिख लो ये कौन सा केस है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज, कंक्लूजन लोअर बीपी। समझा? अब लॉस देखते हैं कौन सा होगा। बेटा देखिए ये रही आपकी कॉस्ट की रेखा, ये रही आपकी रेवेन्यू की रेखा, ये रहा लॉस। पुराना लॉस कौन सा था? पुराना लॉस ये था। समझे? अब अगला केस आपको दे रखा है डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, अगला वाला केस देखिए, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। मतलब किसको चेंज कर रहे हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को, बाकी तो सब कांस्टेंट ही है। तो नया वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा बेटा? नया वेरिएबल कॉस्ट, पहले ये था तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, अब नया वेरिएबल कॉस्ट ये रहेगा। बच्चा पार्टी, अगर वेरिएबल कॉस्ट गिरा है तो क्या टोटल कॉस्ट भी गिरेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की मदद से बनता है ना। बेटा अब देख लीजिए आपका बीपी कहां पर आ रहा है, आपका बीपी यहां पर आ रहा है, फिर से लोअर हो गया। क्या आपको ये समझ में आया? बस ये बताना, खत्म। अब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से क्या हो जाता है? बीपी आगे आता आपका। अगर चेक करना है तो यहां पर देख लो, मैंने एक बना के रखा हुआ है। बेटा आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाता तो वेरिएबल कॉस्ट ये था वो बढ़ गया, टोटल कॉस्ट ये था वो बढ़ गया, बीपी यहां पर आ रहा है। ठीक है, एक और एनालिसिस है, वो तुम्हारे काम का नहीं है पर मैं फिर भी बताता हूँ रियल लाइफ में क्या होने लगता है। रियल लाइफ में ना बेटा टोटल कॉस्ट आपकी पहले बढ़ती है, फिर घट जाती है, फिर से बढ़ना चालू हो जाती है। ये वर्ड आपने सुना होगा बेटा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो ना, तो क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है, आपकी कॉस्ट गिरती है। पर एक लेवल के बाद बेटा कॉस्ट ने बढ़ना चालू कर देना है। क्यों? स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है सर, आइडल टाइम बढ़ता है, सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाती है, प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, तो कॉस्ट गिरने की जगह बढ़ती है। तो बेटा जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो ना, आपकी कॉस्ट गिरती जाती है, लेकिन एक लेवल के बाद बढ़ती जाती है। सिमिलरली बेटा, या फिर कह सकते हैं ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड क्या होता है बेटा, इनिशियली आप ना माल बेचते हो तो आपका रेवेन्यू बढ़ता है, पर ज्यादा माल बेचने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, इसलिए आपकी कॉस्ट रेवेन्यू गिर जाता है। मतलब एक लेवल के बियॉन्ड खर्चे बढ़ना चालू हो जाते हैं, रेवेन्यू गिरना चालू होता है। तो ये है प्रॉफिट आपका। मैं एक बार रिपीट करता हूं, हल्का सा देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। बेटा देखिए क्या होता है, इनिशियली जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो कॉस्ट बढ़ती है, पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाने पर कॉस्ट गिर भी जाती है। क्यों? क्योंकि आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन, डिस्काउंट वगैरह मिलना चालू होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, फायदा होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। लेकिन एक लेवल के बाद वो कॉस्ट फिर से बढ़ना चालू हो जाती है। क्यों? भैया इतना ज्यादा मैन पावर है, वेस्टेज है,
उसके बाद स्टोरेज का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे, इसलिए कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाती है। तो कॉस्ट बेटा ऐसा बिहेवियर ना दिखाते हुए ऐसा बिहेवियर दिखाती है, इसे बोलते हैं इनवर्स एस शेप, उल्टा एस बनाए। देखो नियॉन कलर को देखो, उल्टा एस बनाए। दूसरी तरफ देखना बेटा, इनिशियली आपका रेवेन्यू मस्त बढ़ता है, धंधा चलता है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा माल बेचने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, इसलिए रेवेन्यू गिरना भी चालू हो जाता है। तो यहां पर देखना ये लॉस है बेटा, क्यों? कॉस्ट की लाइन ऊपर है, ये देखिए ये रही आपकी कॉस्ट और ये रहा आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, लॉस है। यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, यहां पर भी कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू उसके नीचे है, ये भी लॉस है। मतलब बेटा रियलिटी में आप यहां से लेकर यहां तक ही धंधा कर सकते हो, समझ पा रहे हो? यहीं पर ऐसा सिचुएशन है कि प्रॉफिट सॉरी रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है। क्या ये ग्राफ समझा? 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। चलो जी बेटा, ये वाला पॉइंट समझ में आया? नई कंपनीज में कुछ इस प्रकार से होता है। तो आपको देखो दे रखा है उन्होंने, देखिए ये सारे मैंने कवर करवा दिए। ये वाला देखिए नॉन लीनियर ब्रेक इवन बोलते हैं इसको, लीनियर मतलब सीधी लाइन, ये सीधी लाइन नहीं है। देख कंक्लूजन तो रह गया, कंक्लूजन ये है कि यहां पर बेटा दो ब्रेक इवन आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहां पर दो ब्रेक इवन आ रहे हैं, यहां पर भी कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू हो रहा है, यहां पर भी कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू हो रहा है। समझ रहे हैं आप? दो जगह यहां पे टच मार रहा है, बाकी जगह एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है, यहां पर दो जगह कर रहे हैं, नॉन लीनियर है। जनरली क्या होता है बेटा, वो बढ़ते जाता है तो बढ़ते ही जाता है, तो एक ही जगह कट मार रहा है, ये बढ़ते टाइम भी एक बार कट मार रहा है, गिरते टाइम भी कट मार रहा है। समझ में आ गया? नॉन लीनियर बोला तो ये बना लेना, तो थोड़ा सा देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ओके बेटा, चलिए एक सवाल आता है, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? बेटा सुनिए, मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं। तो बेटा हम फिक्स्ड कॉस्ट एक बार पता कर लेना तो इस फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है मार्जिनल कॉस्टिंग का कि कंट्रोल किया जा सकता है कॉस्ट पे। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स हेल्प्स इन सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। While fixed costs remain unchanged irrespective of production volume, variable cost varies. बोल रहे fixed cost fix है, variable cost change होती है। Certain item of fixed cost are not controllable at middle management or lower management. In such situation, it will be more advisable to focus on variable cost for control purpose. देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप एक बार फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लो, फिर जो कॉस्ट कंट्रोल करी जा सकती है कर लो। अगर फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है तो उसे कर लो, नहीं किया जा सकता तो वेरिएबल कॉस्ट करो, पर पहले कॉस्ट को सेग्रीगेट करो। पहला पहला पर्पस क्या मार्जिनल कॉस्टिंग का? कॉस्ट कंट्रोल। दूसरा है प्रॉफिट प्लानिंग। बेटा हमने डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड सेल्स का एनालिसिस किया था। तो अगर आप बोल रहे हो कि भैया मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मतलब आप प्रॉफिट प्लानिंग कर रहे हो, तो उसके लिए कितना सेल्स चाहिए वो मार्जिनल कॉस्टिंग ही बता सकता है। समझ में आया? द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स हेल्प्स टू जनरेट डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। द सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि बेटा आपको डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला शायद याद हो ना हो, उसका फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर से बोल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के अंदर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट से, तो बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करो। दो रीजन हमको समझ में, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेनिफिट समझ में। पहला, कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, हम फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग कर देंगे, फिक्स कंट्रोल किया जा सकता है उसे करेंगे, तो वेरिएबल को करेंगे। दूसरा है बेटा प्रॉफिट एनालिसिस, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट, वो आपको मार्जिन कॉस्टिंग ही बता सकता है। तीसरा है बेटा की फैक्टर एनालिसिस। याद करिए हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जहां पर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर था, मतलब हमारे पास रॉ मटेरियल कम था, लेबर का लिमिटेशन था, हम सब प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे, तो हमने वहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज किया था कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। याद है क्या? हाँ याद है? तो बेटा वहां पर क्या करते हैं, समझो मैं प्रोडक्ट ए भी बना सकता हूं, बी भी बना सकता हूं, सी भी बना सकता हूं, पर सबको बनाने के लिए मेरे पास इतना रॉ मटेरियल नहीं है, तो किसको बनाएंगे? तो वहां पे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर करते थे मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कहां पे आता है बेटा? कंट्रीब्यूशन तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है। तो मैनेजमेंट हैज टू प्रिपेयर अ प्लान आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन यानी कि लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को मद्देनजर रखते हुए, if any, on the various resources. These constraints are known as key factor or limiting factor.
और प्रिंसिपल बजट फैक्टर। ये की फैक्टर कौन से हो सकते हैं? रॉ मटेरियल लिमिटेड होगा, वर्कर लिमिटेड होंगे, मशीन के घंटे लिमिटेड होंगे, जो भी लिमिटेड है तो मार्जिनल कॉस्टिंग बताता है क्या प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो एक नोट भी आ सकता है, शॉर्ट नोट, की फैक्टर क्या होता है। तो की फैक्टर को लिमिटिंग फैक्टर, बजट फैक्टर बोला जाता है। बेटा ये वो फैक्टर रहता है जो कंस्ट्रेन के तहत रहता है, यानी कि लिमिट रहती है इनकी, दीज आर लिमिटेड। So management has to decide which product to produce and which product not to produce. तो इसे बोलते हैं की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, इनकी कमी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर करते थे। आप एक बार प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे याद आ जाएगा। और लास्ट है बेटा डिसीजन मेकिंग। ये तो हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने सारे क्वेश्चन किए। जैसे अभी मैंने बताया, एक बच्चा बोल रहा है कि सर 2000 रुपए रेवेन्यू दूंगा, और भैया उसका मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट 1000 है, लेने का कि नहीं लेने का, इसको ले लेने का। तो डिसीजन मेकिंग के लिए काम का है। तो 4 रीजन है बेटा, 4 इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं बेनिफिट्स या फिर फंक्शंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहला, सर आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। वेरिएबल और फिक्स पता चल गया, फिक्स को कंट्रोल करोगे, वेरिएबल को कंट्रोल करोगे। दूसरा है बेटा, आप प्रॉफिट का एनालिसिस कर सकते हो, प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, उसके लिए कितनी एक्टिविटी करनी, इसकी प्लानिंग कर सकते हो। तीसरा है लिमिटिंग फैक्टर, अगर आपकी कंपनी में कोई लिमिटेशन है, कंस्ट्रेन है, तो आप उसके चलते हुए कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कौन सा नहीं, डिसाइड कर सकते हो। लास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए तो यही यूज किया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टूल है। ठीक है, समझा? नहीं, सिर्फ की पॉइंटर्स याद रखो, अंदर का आप लिख लोगे। चलिए, लास्ट 4 छोटे क्वेश्चन है जहां पर हमको सोचना है। डिसीजन मेकिंग, हमारे पूरे सिलेबस में अब तक तो डिसीजन मेकिंग का बस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ही यूज हुआ है कि भैया क्या करना है क्या नहीं। टिपिकल डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, अब आपको 4 में से कोई एक सिचुएशन दे देंगे, बोलेंगे बताओ क्या करना है। पहला सिचुएशन सुनिए, बुक कर दीजिए बंद, पहला सिचुएशन सुनिए। स्पेशल ऑर्डर टू यूज अप स्पेयर कैपेसिटी। आपके पास एक स्पेशल ऑर्डर आया बेटा, आपके पास बेटा ऑलरेडी एक मशीनरी है। स्पेयर कैपेसिटी मतलब आपने उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया, स्पेयर कैपेसिटी मतलब अभी भी स्पेयर में एक्स्ट्रा कैपेसिटी पड़ी है। ये मशीन है, आप इसको 70% इस्तेमाल करते हो, मात्र 30% इसका, सॉरी 70% इस्तेमाल करते हो, 30% अभी भी खाली पड़ी है मशीनरी। मतलब दिन के अगर ये मशीनरी 12 घंटे काम कर सकती है, तो आप 8 या 9 घंटे ही काम कर रहे हो उसके ऊपर। तो क्या मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है? हाँ है। क्या मैं और काम कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो बच्चों, अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो नया ऑर्डर अगर आप लोगे तो आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आएगा, आपको सिर्फ कच्चे माल का खर्चा आएगा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखना। और मान लो आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो और आपके पास एक नया ऑर्डर आया, इस मशीनरी पे तो बना नहीं पाओगे, तो उस केस में आपको डिसीजन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे नहीं लेना पड़ेगा, आपको फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पर भी लेना पड़ेगा। तो भैया क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है, ठीक है, स्पेयर कैपेसिटी है मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है। मुझे तो बस अब इतना ही देखना है कि क्या मेरा रेवेन्यू इज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट। अगर हाँ, चल जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एडिशनल नहीं लग रही। प्रसाद, अगर मान लो तो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, नया ऑर्डर लेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा, नई मशीनरी भी लानी पड़ेगी, तो उस केस में देखो उस बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो आपको बोल रहा है आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो आप सीधी बात है, आप चेक करो भैया, अगर आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहा है, ले लो। सर यूजुअली मैं ज्यादा रेट में बेचता हूं, क्या इस ऑर्डर को सस्ते में निकाल दो? निकाल दो, अगर तुम्हारा रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहा है तो। बात समझ में? देखिए अब इनकी लैंग्वेज देखिए, कितना मस्त एक्सप्लेन किया है। स्पेशल ऑर्डर आया बेटा आपके पास, स्पेशल ऑर्डर मतलब एक बार ही आया, हाँ, और स्पेयर कैपेसिटी आपके पास खाली कैपेसिटी है। इन शॉर्ट टर्म बिजनेस मस्ट एंश्योर दैट रेवेन्यू ऑफ ईच आइटम एटलीस्ट कवर वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू आपका वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर कर लेना चाहिए। अगर कच्चे माल का भी खर्चा रिकवर नहीं किया तो धंधा बंद। क्योंकि अगर आपने कच्चे माल का खर्चा ने वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं करा तो क्या होगा बेटा, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है
सेल कम है तो बेटा आपका कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है, और कंट्रीब्यूशन नेगेटिव मतलब माल बेच के नुकसान हो रहा है, मत करो धंधा इससे। तो when the business reaches full capacity 100% पर पहुंच गए, there will be new element of fixed cost to be considered, but supposing the business is not operating at full capacity 70% पे काम कर रहे हैं, should it lower its selling price? क्या हमें लोअर सेलिंग प्राइस पर भी बेच देना चाहिए? आंसर इज यस, अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करें। लेकिन सर अगर हम हमारे फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं तो नया ऑर्डर लेने से पहले यह भी सोचना वेरिएबल कॉस्ट के अलावा नया फिक्स्ड कॉस्ट भी लगेगा। तो स्पेयर कैपेसिटी है तो भैया लोअर रेट में भी बेच दो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लेना। शुड, ये देखिए ये तो खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं, शुड बी लोअर द सेलिंग प्राइस, खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं। खैर ऐसा नहीं है, ये ऐसी लैंग्वेज क्यों है सर? ये बुक की लैंग्वेज है। बुक में कैसा होता है बेटा, वो पूरा सीन क्रिएट करते और एक्सप्लेन करते एक एक लाइन, ऐसा लगता है हमको बात कर रहे, इंटरेक्ट करते हैं, वो वैसी लैंग्वेज है। शुड द बिजनेस एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर? अब पढ़िए, सीवीपी एनालिसिस गिव द सॉल्यूशन that special order is accepted provided the sell price per item cover variable cost and provided no alternative use of spare capacity would result into higher contribution। देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है ना कर ले, लेकिन उन्होंने एक और पॉइंट अच्छा ऐड किया, बोला ये भी देखो इस 30% कैपेसिटी का कोई और अच्छा इस्तेमाल है क्या? अगर कोई और अच्छा इस्तेमाल है तो वहां लगा, नहीं तो यहां पर लगा। अच्छा मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी अगर रिकवर नहीं हो रही तो मत करो, बिल्कुल मत करो। तो इसको एकदम नटशेल में बोल देते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि भैया एक स्पेशल ऑर्डर आया है, हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? द आंसर इज यस, अगर मान लो स्पेयर कैपेसिटी और आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहे हैं। सर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं करा, पहली फुर्सत में निकल के, ठीक है। अच्छा ऑर्डर तब भी एक्सेप्ट करना अगर मान लो उससे अच्छा आपको कोई यूज नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए अभी ये क्लास कितनी देर चल रही है, दिन में सिर्फ मैं यूज कर रहा हूं, तो क्लास में स्पेयर कैपेसिटी कुछ घंटे ये क्लास इस्तेमाल करी जा सकती है। द आंसर इज यस। तो सर ने क्या किया था, बीच में क्लास किसी और को रेंट पर दिया था, आपको पता है शाम को सेटिंग पूरी खराब करके चले आते थे। तो सर ने क्या सोचा था कि भैया फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही लग रही है, क्लास की स्पेयर कैपेसिटी है, कुछ भी पैसा आ जाए अच्छा ही है, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट, अच्छी बात है। लेकिन अगर कल करके मैं सर मेरे को एक फास्ट ट्रैक बैच रिकॉर्ड करनी, सर बोलेंगे बढ़िया है, उनसे ज्यादा बेनिफिट तो तुम क्लास रिकॉर्ड कर लोगे उसमें है, तो उनका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। बात समझ में? तो बहुत सिंपल है। और मान लो इनकी क्लास अगर फुल होती तो सर देते क्या क्लासरूम? नहीं, तो फिर उनको क्लासरूम रेंट पर देने के लिए नई क्लास लेनी पड़ती, सर को उसका भी खर्चा सोचना पड़ता। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सेंस में बोलूंगा, अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है, खाली कैपेसिटी है, दे दो भाई, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, दे दो, और आपके पास इससे अच्छा कोई यूज नहीं है इसका। तो नेक्स्ट, अब भैया देखिए अगला है अबैंडनमेंट ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। अबैंडनमेंट यानी कि बंद कर देना। अब सुनना, ये भी बहुत अच्छा केस है बेटा। आपकी एक प्रोडक्शन लाइन है, नुकसान हो रहा है, आप सोच रहे हो मैं इसे बंद कर दूं, नुकसान हो रहा है तो बंद करना चाहिए क्या? नुकसान हो रहा है, हाँ देखना पड़ेगा, पर मोटा मोटी तौर पे एक बच्चे के तौर पे आंसर दो, यस नुकसान हो रहा है तो बंद करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि ये प्रोडक्शन लाइन से मुझे नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्शन लाइन मुझे 1 लाख रुपए कमा के देती है, इसका वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, और यहां पर बेटा 80,000 रुपए का खर्चा चढ़ा हुआ है। तो बताइए मेरा लॉस कितना हो रहा है? 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। अब मैंने सोचा कि प्रोडक्शन लाइन बंद कर, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी, तो क्या मेरे हाथ में 1 लाख रुपए आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या मेरा 30,000 रुपए का खर्चा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या मैं 70,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहा हूं? नहीं कमा रहा हूं। क्या मुझे 80,000 रुपए का खर्चा लग रहा है? द आंसर इज पता नहीं। अगर मान लो ये फिक्स्ड खर्चा प्रोडक्शन लाइन बंद करने के बाद भी लग रहा है, तो भैया प्रोडक्शन लाइन बंद मत करो। क्यों? क्योंकि भैया अगर प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी तो रेवेन्यू होगा 0, वेरिएबल कॉस्ट होगा 0, फिक्स्ड कॉस्ट होगा 80,000, लॉस हो जाएगा 80,000। और अभी तुमको लॉस दिख रहा है, 1 लाख रुपए आ रहे हैं, 30,000 रुपए जा रहे हैं, 80,000 रुपए जा रहे हैं, अभी लॉस तुम्हारा मात्र 10,000 पे टिका हुआ है। समझे क्या? अच्छा सर ये प्रोडक्शन लाइन बंद करने से ना फिक्स्ड कॉस्ट की बचत हो रही है,
मतलब प्रोडक्शन जीरो करने पर रेवेन्यू जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट जीरो, लॉस जीरो, तो फिर बंद कर। समझ रहे हो? तो अगर फिक्स कॉस्ट बचाई जा सकती है तो एक बार चेक कर लो, अगर फिक्स कॉस्ट बताई नहीं जा सकती है बंद मत करो भाई। जितना पहले 70,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे वो भी गवा दोगे। समझ पा रहे हो डिसीजन मेकिंग कितने खतरनाक रहते हैं। अपेरेंटली देखने पर लग रहा है 10,000 का लॉस है, धंधा बंद करो। अरे भाई तू धंधा बंद भी कर देगा ना तो तेरा 80,000 का नुकसान हो जाएगा। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लॉस 40,000 पे, सॉरी फिक्स कॉस्ट 40,000 पे आ जाए, कुछ फिक्स कॉस्ट बच जाए। हाँ ये भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए सर? अगर मैं धंधा कंटिन्यू करूंगा तो 1 लाख का रेवेन्यू आएगा, 30,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, धंधा चालू रखा है इसलिए 80,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट लगेगा, सर आपका लॉस हो जाएगा 10,000। और अगर मैं धंधा बंद कर दूं तो रेवेन्यू जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, फिक्स कॉस्ट कम होकर 40,000 हो गई, लेकिन लॉस 40,000 है। तो क्या करना चाहिए? धंधा कंटिन्यू रखो। तो देखने पर कभी कभी लगता है अपने को ये बिजनेस में नुकसान हो रहा है, पर एक्चुअली वो नुकसान नहीं होता है बेटा। तो ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? सर ये अगर पूरे के पूरे 80,000 अवॉइड किए जा सकते हैं फिर कर लो भैया तुम। पढ़िए अब इनको। Management of business may be concerned because one line of business appear not to be covering all its cost. This situation may arise particularly when costs are being used for scorekeeping purpose and all fixed costs are being allocated to a product. When the line of the business come under scrutiny as its profitability, CVP analysis show that in short term it is worth continuing that the line if it make contribution to fixed cost. If the business line is abandoned, nothing better takes place than contribution is lost. बेटा लैंग्वेज बहुत हाई फाई है, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने प्रोडक्शन लाइन बंद भी कर दी तो आपको पूरे के पूरे 80,000 फिक्स कॉस्ट देने पड़ेंगे। पहले कम से कम प्रोडक्ट लाख रुपए में बिक के 30,000 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगा के 70,000 धंधे में तो ला रहा था, 70,000 ला रहा था, 80,000 का खर्चा चल रहा था। अभी जीरो आ रहे हैं, 80,000 जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, मत कर भाई। तो ये बोल रहे हैं देखो कि आपका कंट्रीब्यूशन कवर कर रहा है या नहीं। लैंग्वेज अच्छी नहीं है पर आपको इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स का सहारा लेना है, नंबर्स का सहारा। पर ये पॉइंट समझा क्या? पहले वाले पॉइंट में था क्या? स्पेशल ऑर्डर आया आपके पास, स्पेयर कैपेसिटी, करोगे क्या काम? मैं बोलूंगा मैं करने के लिए रेडी हूं, मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो गया तो चलेगा, और इस क्लास का और इस पर्टिकुलर मशीन का कोई बेटर यूज नहीं है तो ठीक है। अगर कोई बेटर यूज है तो वहां लगा दूंगा इसको 30% को। अगर बेटर यूज नहीं और वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही, चलो तुमको लगा देता हूं ऑर्डर स्पेशल वाला। दूसरा बेटा प्रोडक्शन लाइन बंद करना या नहीं, तो बोलना देखो अगर आप प्रोडक्शन लाइन बंद कर दोगे तो 70,000 का कंट्रीब्यूशन कमा रहे तो वो भी गवा दोगे। तो चेक करो बेटा, ये बोलना पड़ेगा आपको, वी हैव टू चेक इट। समझ रहे? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये तो बड़ा सिंपल है, अभी अपन ने पढ़ा लिमिटिंग फैक्टर, की फैक्टर। ये कुछ नहीं बोलता है, बोलता है अगर आपकी कंपनी में कोई फैक्टर का कंस्ट्रेन है, लिमिट है, रॉ मटेरियल का कंस्ट्रेन है, रॉ मटेरियल कम है, लेबर कम है, मशीन के घंटे कम है, अगर ऐसा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी सहायता करेगा कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। अभी अपन ने देखा ना इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, पिछले पेज पे लिमिटिंग फैक्टर, की फैक्टर देखो ना, की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बताया ना मैंने। हाँ बस वो वाली बात कर रहे हैं। तो बस आपको यही बताएंगे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। In short term, it may be that one of the input to the business is restricted in its availability, restricted in availability. The item which is restricted is called as limiting factor. There may be shortage of raw material or labor. There may then be need to choose from range of possible activity. क्या बोल रहे हैं? अब हमको चूज करना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं, इसके लिए मार्जिन कॉस्टिंग मदद करता है। बस सिंपल है ये। लास्ट वाला, इन हाउस करें या खरीद के लाएं, इन हाउस करें या खरीद के लाएं। ठीक है, पढ़ते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देयर में बी अ डिसीजन बिटवीन कंपोनेंट इन हाउस एज कंपेयर्ड विद बाइंग रेडीमेड। फॉर अ सर्विस बिजनेस देयर में बी अ डिसीजन बिटवीन एम्प्लॉइंग स्टाफ इन हाउस और यूजिंग सर्विस। ये कट कर दो बेटा, इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता। बस ये बोल रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग मदद करता है कि बाहर से खरीद के लाए खुद बनाए, बस ये कुछ एनालिसिस नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ यही दो क्वेश्चन अच्छे हैं, पहला और दूसरा। आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे और यकीन मानिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आएगा, शॉर्ट नोट नहीं,
अगर डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ पूछा ना तो ये 3-4 केस में से ही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, चौथा तो केस ही नहीं है। वो बस वो क्वेश्चन आपके सामने रख के छोड़ दिया, खरीद के लाए या खुद बनाए। देखिए खरीद के लाओगे तो समझो तुम्हें 100 रुपए का पड़ रहा है, खुद बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट 70 है, लेकिन भैया सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मत कंसिडर करो, फिक्स कॉस्ट भी लो। लेकिन कंपनी बोल रही है अरे मेरे को फिक्स कॉस्ट लगने ही नहीं वाला, मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो मेरे पास काम करते हैं ऑलरेडी वही बना देंगे, वही फैक्ट्री में होगा, वही रेंट में होगा, फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं है। फिर बोलूंगा बढ़िया, फिर तो सिर्फ 70 और 100 को कंपेयर करो। लेकिन कंपनी बोल रही है नहीं मेरे को फिक्स कॉस्ट भी लगने वाला है, ये भी लगने वाला है, वो भी लगेगा, नया स्टाफ भी लगेगा, उसका 40 रुपए का खर्चा है, फिर ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है बच्चा बाड़ी, अब अपन 1 घंटे में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कंप्लीट करेंगे आफ्टर